Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you are all safe and sound in your homes. Let me tell you one thing that this is like the golden opportunity for all of you to study online and get benefited from the things at your home. And I must say that you have to take care of yourself and your environment and the people around you. So we have decided that you stay home and study whatever you want. So before wasting any time, I'm going to tell you that we have started our lesson number 1. Chapter 1 हम अपना start कर चुके हैं and almost we have complete it in a very long way. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया, देन हमने डिसऑर्डर्स भी पढ़ लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आ जाती हैं अगर आपका खाना अच्छे तरीके से हज़म नहीं होता. एंड नाउ वी आर ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम. देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ऑल अबाउट फूड की डाइजेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में, वो थी. रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ अबाउट आवर ब्रीथिंग सिस्टम. हमारे सांस लेने के निज़ाम में रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाता है कि हमारी बॉडी सांस कैसे लेती है. देखिए, अगर हम सांस नहीं लेते तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते. दिस इज़ द फैक्ट, ये सबको पता है. तो जैसे खाना हमें एनर्जी देता है, उसी तरह सांस लेना भी ज़रूरी है. तो अगर कोई भी चीज़ है तो वो ये नहीं हम कह सकते कि वो बिला वजह है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा या नुकसान नहीं होगा. ऐसा नहीं है, हर चीज़ का फ़ायदा या नुकसान होता है. तो उसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि साइंस तो है ही बहुत अनोखी चीज़ कि इसके अंदर रोज़ आपको एक नई बात पता चलती है. तो इसको ऐसे ना पढ़ा करें कि जैसे ये कोई आपका लेक्चर है या कोई लेसन है. आप ऐसे पढ़ा करें कि जैसे आप ये बस सुन रहे हैं कि आपके अंदर इस टाइम क्या क्या काम हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह चल रही हैं, कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस. नाउ लेट वी हैव स्टार्टेड आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जितने भी जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको मूव करने के लिए और बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब जो एनर्जी है वो आती कैसे है. आप खाना खाते हैं, खाने के अंदर से जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ब्रेक डाउन होती हैं और वो एनर्जी आपकी बॉडी को दे देती हैं. अब हमें फूड की, जो आप खाना खा रहे हैं, उसकी ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. हमारे सेल को, जितने भी हमारी बॉडी में सेल मौजूद हैं, आपको पता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो मल्टी सेलुलर है, सिंगल सेल नहीं है, बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं. उन सब सेल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए फ़ूड की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं. जो हवा से ऑक्सीजन लेना होता है ना, इस सिस्टम को हम कहते हैं ब्रीथिंग. यहाँ लिखा हुआ है, आवर लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, दैट इज़ ब्रीथिंग. कि हमारे जो लंग्स हैं वो हवा से रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, जिसको ब्रीथिंग कहते हैं. ब्रीथिंग मतलब सांस लेना. ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि वो हवा को हमारे लंग्स से बाहर और अंदर लेकर आता है. रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. अब वो कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को एयर में से यूज़ करते हैं और फूड की ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करवा देते हैं. तो इन दोनों इस सिस्टम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के बाहर उस तरह से फिर निकल जाती है जब वो प्रोड्यूस हो जाती है. क्योंकि आपको तो पता है कि हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ अपने अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रखती जो उसके लिए हार्मफुल होती है. सो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी रहेगी उतना उसको नुकसान होगा. तो वो जल्द से जल्द जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देती है. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम द रिस्पायरेटरी सिस्टम. अब देखिए, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, हमने उसके कुछ पार्ट्स पढ़े थे. वो पार्ट्स क्या थे कि किन ऑर्गन से होता हुआ हमारा डाइजेस्टिव फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, उसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे दिया था. इसी तरह अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की मैं बात करूं तो जिन जिन जगहों से रिस्पायरेशन होती चली जाती है उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम. जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाया था
यहाँ अगर आप देख सकें कि सबसे पहले माउथ से एसोफेगस, फिर लिवर, फिर स्टमक, देन पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एट द एंड एनस। इसी तरीके से इन सारों की तरह भी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है नोज़ के बाद एपिग्लोटिस। नोज़ जो है जो कि आपकी नाक है, नाक के बाद आ जाता है एपिग्लोटिस जो कि आपके गले में मौजूद होता है। ये एक छोटी सी ओपनिंग होती है कि वो सांस की नाली की और डाइजेस्टिव सिस्टम की फूड पाइप की, विंड पाइप की और फूड पाइप की एक ओपनिंग होती है कि जब आपकी बॉडी को पता चलता है कि नाक से अगर हवा आ रही है तो ये विंड पाइप खोल देता है, मुंह से अगर खाना आ रहा है तो ये इसोफेगस खोल देता है, फूड पाइप। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा लेरिंग्स लेके जाता है हवा को ट्रैकिया में। ट्रैकिया से हवा फाइन होती हुई उसके अंदर कुछ बाल मौजूद होते हैं जिनसे वो आराम से मतलब हवा और वॉश्ड आउट होकर ब्रोंकाई तक पहुंच जाती है। ब्रोंकाई जो कि लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स होते हैं। ब्रोंकियोल्स बेसिकली ब्रोंकियोल्स आके डिवाइड होते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई बेसिकली छोटे छोटे एयर बैग्स, हवा के छोटे छोटे बैग होते हैं और उन बैग्स के इर्द गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो कि उस हवा के अंदर से ऑक्सीजन को लेकर खून में शामिल कर देती हैं और खून में फिर जो एनर्जी बन जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो वापस चली जाती है आपकी बॉडी से बाहर। सो ये प्रोसेस है सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग। हम अपनी रीडिंग में आपको बता देती हूँ। पहले मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि क्या चीज़ कैसे होती है। अब पढ़ने में आपको ज़्यादा आसानी होगी और मज़ा भी आएगा। ओके, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज़ एंड द थ्रोट। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है नोज़ सबसे पहले इसीलिए आई है क्योंकि जो हवा है वो बेसिकली सबसे पहले हमारे नाक से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। नोज़ के बाद वो थ्रोट मतलब गले में चली जाती है, एंड विंड पाइप, फिर वो विंड पाइप में चली जाती है। विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहा जाता है। ओके, जिस तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप पढ़ा था जिसको हमने इसोफेगस कहा था, जहाँ से फूड जाता है, इसी तरह यहाँ पर जो है जो हवा पाइप लेकर जाता है उसको ट्रैकिया कहते हैं। द ब्रीथिंग मसल्स एंड द लंग्स। ब्रीथिंग के कुछ मसल्स होते हैं जैसे जिसको वो भी इसमें मूव आउट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं कौन से हैं। एंड लंग्स, और एट द एंड फेफड़े आपके लंग्स। अच्छा जी, द एयर मॉइस्टन्स थ्रू आवर नोज़ और माउथ। हवा जो है वो हमारे नाक और मुंह से जो हवा एंटर होती है हमारे नाक से और मुंह से, तो एयर हैज़ हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन। देखिए जो हवा आपकी नाक के अंदर कुछ छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस कहते हैं एक स्टिकी सा लिक्विड होता है आपकी नाक के अंदर, लिक्विड टाइप। अब बेसिकली इन दोनों का मकसद ये होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में होते हैं जो कि गंदे मादे होते हैं और जो जर्म्स होते हैं हवा में, वो ये वहीं पर रोक लेती है, इसको बॉडी के अंदर जाने नहीं देती। अगर आपके नाक के अंदर बाल मौजूद ना हो तो ये म्यूकस भी नहीं होगा, और ये म्यूकस और बाल अगर नहीं होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी में जर्म्स भी जाएंगे और आपकी बॉडी में डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर होंगे। इसीलिए हमेशा ये बात आपको कही जाती है कि मुँह से सांस लेने की बजाय नाक से कोशिश किया कि आप सांस लें और नाक से लेकर अपने मुंह से बाहर निकाला करें। देखें जब नाक से हवा अंदर जाएगी तो वो साफ़ सुथरी होकर जाएगी, और अब जब माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर होंगे, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स होंगे जो कि बाहर नहीं निकल सकते होंगे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलेंगे, तो वो आसानी से आपके माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। Okay, mucus is a sticky liquid. Dust particles and germs present in the air stick to the mucus. The air enters the throat. हवा जो है वो गले में एंटर हो जाती है, दाखिल हो जाती है, and passes through the larynx, और उसके बाद वो larynx से पास आउट हो जाती है। Our vocal cords are present in the larynx to produce sound. अब हमारी आवाज़ बेसिकली हमारे गले से जो आवाज़ आ रही है, ये vocal cords होते हैं, ये larynx के अंदर मौजूद होते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो डायग्राम में इतना बड़ा आपको लिरिंक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लिरिंक्स के आगे उन्होंने जहाँ पे नज़र दौड़ाएँ तो एक ऐसी लाइन बनी हुई है, ऐसी, ये वोकल कॉर्ड है। ये वोकल कॉर्ड्स हैं, यहाँ से यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड, ये दो मौजूद होते हैं, यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। आवाज़ प्रोड्यूस वोकल कॉर्ड से होती है जो कि मौजूद होता है लिरिंक्स के अंदर। आवर थ्रोट कंटेन्स 2 पाइप्स। हमारे जो गला है उसके 2 पाइप्स होते हैं, one for the food and other for the breathing.
एक जो है वो कहते हैं उसको एक खाने के लिए होता है और दूसरा सांस लेने के लिए होता है। इट इज़ द एपिग्लोटिस विच अलाउज थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे। इसको इधर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो ओपनिंग है उसको एपिग्लोटिस कहेंगे, जो कि सही जगह पर चीज़ को पहुँचाती है। कि जैसे अगर नाक से हवा आ रही है तो वो ट्रैकिया को खोल देगा, ठीक है जी, ताकि विंड पाइप जो है वो विंड पाइप से हवा चली जाए। और अगर मुंह माउथ से खाना आ रहा है तो वो इसोफेगस को खोल देगा, फूड पाइप को, ताकि वहाँ से फूड चला जाए। व्हेन वी ईट और ड्रिंक समथिंग द एपिग्लोटिस कवर्स द विंड पाइप। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो विंड पाइप के ऊपर जाके अटक जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेकिया और विंड पाइप। एयर पासिस फ्रॉम द लिरिंग्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। हवा जो है वो लिरिंग से होती हुई ट्रैकिया के पास चली जाती है। आवर विंड पाइप इज़ मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देखें जी, ये मैंने आपको बताना है, ये आपकी एक ट्यूब है जिसको विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप है। इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज ऐसे मौजूद होती हैं, यहाँ से हवा गुजरती है। कार्टिलेज होती है मतलब नरम हड्डी जिसको कहते हैं। तो अगर आपने कभी मतलब आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप देखें कि जो बकरे, जब आप कुर्बानी का गोश्त बन रहा होता है तो बकरे की एक सांस की नाली होती है, उस नाली को अगर आप पकड़ के देखा हो कभी तो वो बहुत मतलब हाथ लगाएं तो वो आराम से ऐसे स्टिच हो सकती है, लाइक कि वो बहुत नरम होती है। वो अगर उसको बड़ी ही आसानी से जो कसाई होती हैं वो उसको काट देते हैं छुरे से, तो लाइक वो कार्टिलेज होती है वो बारीक हड्डी होती है। इसी तरह अक्सर चिकन जब आप खाते हैं तो उसमें एक ऐसी भी बोटी आती है जिसके साइड पर एक बारीक सी हड्डी होती है जिसको खाया जाता है, वो भी कार्टिलेज होती है। इसको नरम हड्डी कहते हैं। जैसे आपको अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि आपका जो कान है, कान की जो हड्डी है, कान की जो बोन है, वो भी कार्टिलेज बोन उसको भी कहा जाता है कि वो नरम हड्डी है। इसी तरह की जो नरम हड्डी है, नरम सी शेप्ड रिंग्स इसके अंदर मौजूद होती हैं ताकि वहाँ से आसानी से जो है ना हवा गुजर सके। दीज रिंग्स कीप आवर विंड पाइप ओपन। ये जो है ये क्या करती हैं कि हमारा जो विंड पाइप है उसको हवा जब अंदर आ रही होती है और बाहर जा रही होती है उसको सुकड़ने नहीं देती, उसको ओपन ही रखती हैं। म्यूकस एंड टाइनी हेयर इन द ट्रैकिया ऑल्सो फिल्टर्स द एयर। इनके साथ साथ कुछ हेयर्स भी मौजूद होते हैं छोटे छोटे से, जो कि हवा को साफ़ सुथरा करते हैं। Next is bronchi and lungs. The trachea divides into two branches called bronchi. अब वो कह रहे हैं कि जो ट्रैकिया है ना वो दो ब्रांचेस पे डिवाइड हो जाता है जिनको आप ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई क्या करते हैं कि वो हवा को लंग्स तक लेके जाते हैं। दो लंग्स हैं तो बेसिकली टू ब्रांचेस ही हो सकती हैं उसकी, एक ब्रांच लेफ़्ट के पास चली जाती है, एक ब्रांच राइट के पास चली जाती है। आवर लंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि हवा आकर लंग्स के अंदर ही अटैच होती है। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। हर लंग्स के अंदर कुछ स्मॉलर ट्यूब्स मौजूद होती हैं। ब्रोंकस जो है वो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और जो आगे बात करें तो हर ब्रोंक्यूल के अंदर कुछ एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है जी। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एल्वियोलाई जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज से उनको कवर अप किया होता है। ऑक्सीजन ऑफ एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई इनटू द कैपिलरीज। हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो एल्वियोलाई की दीवारों से गुजरती हुई कैपिलरीज के अंदर चली जाती है। रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। अब रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी के तमाम सेल्स तक इस जो ऑक्सीजन है उस वहाँ ले चलते हैं। अब क्या करती है ऑक्सीजन, सेल्स इन आवर बॉडी यूज़ ऑक्सीजन। हमारे सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करके एंड फूड और ऑक्सीजन और फूड को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करवा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश कर देते हैं। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है बॉडी के अंदर। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। अब जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर ले जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। और जब हम सांस बाहर खींच लेते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरीके से हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और किस तरीके से वो बाहर निकल जाती है। येलो बॉक्स यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, एक्सटेंड योर थिंकिंग। लाइक आप अपनी छोटी सी थिंकिंग को, इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी थिंकिंग को बढ़ाएं।
लिखा हुआ है जी, वाई आर वी एडवाइज्ड टू ब्रीथ डीपली आफ्टर रनिंग अ रेस। एक रेस के बाद आपको ये क्यों कहा जाता है कि आप गहरा सांस लें, लाइक लंबा लंबा सांस लें, ऐसे ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड है वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा होता है, पूरी बॉडी के अंदर इतनी तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। और भागने के दौरान ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जो जा रही होती है वो बेसिकली फूड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती, उनका रिएक्शन नहीं हो पा रहा होता। अगर उनका रिएक्शन नहीं हो पा रहा होता तो आपके फिर जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बनने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बहुत तेज़ भाग रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप लंबा लंबा गहरा सांस लें भागने के बाद। तो उसके बाद उससे ये होगा कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी भागने के दौरान रिलीज़ हो गई है, एक तो वो भी बननी शुरू हो जाएगी। आपने जो खाना खाया होगा, जो जूसेस पिए होंगे दौड़ने से पहले, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, वो ब्रेकडाउन की होकर वो वहाँ से ऑक्सीजन और फूड मिलकर एनर्जी बना रहे होंगे और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करके बॉडी से आराम आराम से बाहर निकाल रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सांस लें तो लंबा लंबा गहरा गहरा सांस लें किसी भी रनिंग के बाद या तेज़ तेज़ चलने के बाद। सो आफ्टर दैट दिस इज़ आवर पिंक बॉक्स, दैट इज़ हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। कह रहे हैं कि हमारे लंग्स में कोई मसल्स नहीं होते। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस। द इंटरकोस्टल मसल ऑफ रिब्स, 2 तरह के मसल्स जो है ना वो काम करते हैं। एक तो रिब्स के इंटरकोस्टल मसल, आपकी पसलियों के अंदर के जो मसल्स होते हैं, एंड द डोम शेप डायफ्राम, और आपका जो डायफ्राम होता है मतलब आपका जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वहाँ के डोम शेप्ड के मसल्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज़ कम्प्लीटेड इंटू 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है प्रोसेस। लाइक वन इज़ इनहेलिंग एंड अनदर इज़ एक्सेलिंग। इनहेलिंग बेसिकली होता है हवा को अंदर लेके जाना, एक्सेलिंग होता है हवा को बाहर लेकर आना। तो अगर मैं इनहेलिंग की बात करूँ, व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द पुल आउट ऑफ आवर रिब्स, जब हमारे जो रिब्स हैं वो उसके इंटरकोस्टल मसल जो है ना वो बाहर निकल आते हैं, आउटवर्ड्स बाहर आ जाते हैं, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे चेस्ट का पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते सिकुड़ जाता है। द एयर एंटर्स द लंग्स, हवा जो है हमारे लंग्स में एंटर हो जाती है, दाखिल हो जाती है। जैसे आप अगर देखें फील करके कि जब आप हवा अपनी नाक के थ्रू अंदर लेके जाते हैं तो आपका जो चेस्ट पार्ट है ये उभर जाता है। तो जब आप इसको बाहर निकाल देते हैं तो आपका चेस्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। लाइक एक्सेलिंग, व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल रिलैक्स, जब ये दोनों चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं, द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग, तो हवा लंग से बाहर आ जाती है। इट इज़ कॉल्ड एक्सेलिंग। अच्छा जी, लिखा हुआ है कंपेयरिंग ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ब्रीथिंग और बर्निंग को कंपेयर किया है कि ब्रीथिंग होती है हमारा सांस लेना और बर्निंग होती है किसी भी चीज़ का जलना। इन दोनों का मुआवजा किया है। सबसे पहले तो लिखा है कि बोथ प्रोसेस एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम अ फ्यूल। इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी जो है वो फ्यूल के थ्रू रिलीज़ होती है। लाइक अगर ब्रीथिंग की बात की जाए तो आप खाना खाएंगे तो ही आप हवा आपको मिलेगी तो आप सांस लेंगे, ठीक है जी। और अगर बर्निंग की बात की जाए तो बर्निंग में भी यही बात है, फ्यूल अगर मिलेगा तो ही बर्न होगी, कोई भी चीज़ मतलब जलेगी। बोथ प्रोसेस यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन को आप लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। फ्यूल में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, हवा में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो वो रिएक्ट कर देती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रोसेसेस द रेट एट विच रिलीज़ एनर्जी। डिफरेंस ये है कि दोनों में डिफरेंस ये है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वो है कि ब्रीथिंग के दौरान रिलीज़ ऑफ एनर्जी इज़ वेरी स्लो। एनर्जी बहुत आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली से रिलीज़ होती है, क्योंकि ब्रीथिंग का प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो बर्निंग का प्रोसेस है वो नेचुरल नहीं है, वो हम खुद करते हैं। तो जो चीज़ हम जिसमें जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितना हम उसमें फ्यूल डालेंगे वो उतना ही बर्न तेज़ी से होता चला जाएगा। तो उसकी जो है ना हम उसको लिखा हुआ है बट बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड। तो हम कह रहे हैं कि उसकी हम रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बहुत तादाद में निकलता चला जाता है, वहाँ से एनर्जी बहुत निकलती है बर्निंग के थ्रू। और अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाइक हमारा खाने के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
So this is all I am going to tell you about, and now we are going to do the common diseases of respiratory system. Respiratory system के कुछ common disease हैं. Disease मतलब कि कुछ बीमारियां हैं. जैसे हमने digestive system की 2 बीमारियां पढ़ी जिसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन थी, इसी तरह respiratory system की भी 2 बीमारियां पढ़ रहे हैं, that is common cold और pneumonia. First is common cold. कॉमन कोल्ड इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉमन डिसऑर्डर है कॉमन कोल्ड के नाम से. The virus of common cold can spread from person to person by coughing, sneezing, touching things of a common cold patient. देखिए जी, कॉमन कोल्ड होता है जिस मतलब बीमारी ऐसी है कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि फैलती है इंसान से इंसान तक फैलती है. ये एक तरह का वायरस होता है जिसमें बाय कफिंग खांसी करने से होती है, स्नीजिंग आप जब छींकते हैं, टचिंग थिंग्स जब चीज़ों को हाथ लगाते हैं, और जब चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो कोई और इंसान अगर उसी चीज़ को हाथ लगा लेगा तो वही बीमारी उस तक चल जाएगी, क्योंकि एक तरह का वायरस है और वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता चला जाता है. सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड आर, अच्छा अब इसकी इलामात क्या है, ये सिम्टम्स की ना आपने हेडिंग दे देनी है जब आपने लिखना है, जिसमें है सोर थ्रोट, गला खराब, कफ खांसी, रनिंग नोज, नज़ला, कंजेशन ज़ुकाम, स्नीजिंग छींकें, हेडेक सर दर्द. वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड, और इसके दौरान हमें बुखार भी हो सकता है. ठीक है जी, ये सिम्टम्स की आपने हेडिंग देकर ये सारी आपने लिख देनी है सिम्टम्स. नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर द कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड की कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती. However, you may observe the following measures, लेकिन आपको इसके लिए छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर प्रिवेंटिव मेजर ज़रूर लेने चाहिए. वो कौन कौन से हैं? गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, कि बहुत ज़्यादा रेस्ट करें, काम ज़्यादा ना करें. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लिक्विड होते हैं, पानी वाली चीज़ें होती हैं, उनको पिएँ. एंड इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, और अगर तो आपकी इलामात वैसे की वैसे ही रह रही हैं तो अपने डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं. बेसिकली ये जो नज़ला ज़ुकाम होता है ना, ये खुद ब खुद ठीक होता है. इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई मेडिसिन लें. अगर आपके सर में बहुत दर्द हो रही है तो आप पैनाडोल खा सकते हैं. अगर आपको बुखार फील हो रहा है आप पैरासीटामोल खा सकते हैं. लेकिन अगर ये चीज़ 6 से 7 दिनों तक तो रहती है अप्रॉक्सीमेट ना, 5 to 6 days या 6 to 7 days, और अगर तब भी ये ठीक नहीं हो पा रही तो ये कोई बड़ा मसला भी हो सकता है, तो तब आपको डॉक्टर से रिज्यू करवाना चाहिए. बेसिकली मैं अगर ये बात को पर्सनली आपसे शेयर करूं तो कभी भी नज़ला ज़ुकाम की दवाई नहीं खानी चाहिए. इसको खुद ब खुद ठीक होने देना चाहिए, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे होते, तो वो नज़ला ज़ुकाम के थ्रू निकल आते हैं बाहर, बुखार के थ्रू वो बाहर निकलते हैं. तो वो जब निकल रहे होते हैं तो जब हम दवाई खा लेते हैं तो वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं. दिस इज़ द रॉन्ग थिंग. ये गलत चीज़ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. इस चीज़ों को बाहर निकलने देना चाहिए, क्योंकि इससे ना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है. ओके जी, लिखा हुआ है व्हाई डज आवर वॉइस बिकम रफ व्हेन वी गेट इन्फेक्शन इन थ्रोट और कैच कोल्ड. अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जब हमें सर्दी लग जाती है या हमारा गला ख़राब हो जाता है तो हमारी आवाज़ इतनी ख़राब क्यों हो जाती है. देखिए, गला ख़राब है, गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, तो जब इन्फेक्शन होगा तो वोकल कॉर्ड्स भी काम करना थोड़ा सा बंद कर देंगे, तो हमारी आवाज़ जो है वो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगी. ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ निमोनिया. निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन दैट इफ़ेक्ट्स द लंग्स. निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, जो कि हमारे फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता है. ये बहुत डेंजरस भी समटाइम्स हो जाता है. जो अबव 50 एज लोग होते हैं उन पे निमोनिया बहुत डेंजरस होता है, तो इसको ना बहुत ज़्यादा डेंजरस भी बीमारी कहा जाता है. द लंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेक्स कॉल्ड एल्वियोलाई. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि लंग्स के अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, विच आर फिल्ड विद एयर, जो कि हवा से भरे हुए होते हैं. व्हेन अ पर्सन हैज़ निमोनिया, जब इंसान को निमोनिया हो जाता है, द एल्वियोलाई आर फिल्ड विद पस. तो जो एल्वियोलाई हैं वो पस में क्रिएट, हवा नहीं उनमें पस भर जाती है, विच मेक्स ब्रीथिंग पेनफुल, जिससे हमारे सांस लेना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है. कि अगर देखें हमारी हवा जिन जगहों पर पहले जाती थी वहाँ पे पस मौजूद है, हवा को जाने का, वहाँ पे रुकने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो बेसिकली वो फिर वहाँ पर हमारा सांस लेना भी बहुत दर्दनाक होगा. निमोनिया इज़ द मेन कॉज ऑफ डेथ.
निमोनिया इज़ द मेन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। कहने कि दुनिया भर में अगर बात करें तो निमोनिया ही एक मेन कॉज होता है बच्चों की डेथ का, बच्चों की फौतगी का, ये उनके मरने का एक ही जो वजह है ना वो निमोनिया है। कॉमन एल्वियोलाई आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर, निमोनिया के जो कुछ इलामात हैं वो हैं कि कफ़, खांसी शुरू हो जाती है, फ़ीवर, बुखार, नेसल कंजेशन, आप उनके नाक में बहुत ज़्यादा ज़ुकाम या नाक बंद रहना शुरू कर देता है, रैपिड ब्रीथिंग विद स्नीजिंग साउंड, अगर वीजिंग साउंड का मतलब होता है कि आप जैसे अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप सांस की आवाज़ आ रही है बाकायदा और बहुत तेज़ सांस ले रहे हैं। चेस्ट पेन, उनकी छाती में दर्द होने लग जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, और उनको भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, भूख की कमी हो जाती है। एपिटाइट होता है खाना, भूख की कमी। ठीक है जी, तो ये हैं सिम्टम्स निमोनिया के। इसको इसी तरह आपने हेडिंग देकर लिखने हैं। विजिट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल टू ट्रीट निमोनिया, योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एन एंटीबायोटिक मेडिसिन। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द जब भी आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आएँ तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और वो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। देखिए जी, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती है ना उसका एक दौरानिया होता है जो कि जैसे 6 to 7 डेज़ का होता है। तो अब जो एंटीबायोटिक है ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप खाने लगते हैं तो आप 3 to 4 डेज़ में ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि अगर आप ठीक हो गए हैं तो आप उसको ख़त्म कर दें, आप बाद में आप एंटीबायोटिक ना खाएं। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। आपको पूरे दिन उसको खाना पड़ता है। अगर तो आप जल्द ही जल्द उसको छोड़ देते हैं खाना, एंटीबायोटिक को खाना बंद कर देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो चीज़ वहाँ रुक तो जाएगी, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन बाद वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होगी। एंटीबायोटिक होती तो थोड़ी सी नुकसान है क्योंकि उसके थोड़े से दूसरी चीज़ों पर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये उस चीज़ को जिसके लिए होती है ना उसको ख़त्म कर देता है। वैक्सीन्स कैन ऑल्सो भी यूज़ टू प्रिवेंट निमोनिया, वैक्सीन्स भी यूज़ की जा सकती हैं निमोनिया से बचने के लिए। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं ताकि जर्म्स ना लगें। यूज़ अ टिशू और हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज़, जब भी आपको खांसी या छींकें आएँ तो आप टिशू पेपर का या किसी भी रुमाल का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, दीज आर सम प्रिवेंटिव मेजर्स, की कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि आपको निमोनिया से अवॉइड करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज़ कीप योर लंग्स हेल्दी, अपने लंग्स को कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं, सेहतमंद कैसे रख सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन वाइटामिन कीप्स आवर लंग्स हेल्दी, कि देखें जी आपको हमेशा कहा जाता है कि आप फल और सब्जियां खाया करें। फल और सब्जियों में क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा वाइटामिन मौजूद होते हैं जो कि आपके लंग्स को हेल्दी रखते हैं। और अगर लंग्स की भी बात ना की जाए तो वैसे भी फल और सब्जियाँ आपकी बॉडी के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करती हैं। एक्सरसाइजेज लाइक रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा आर गुड फॉर आवर लंग्स। अब ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें भागना, फिर चलना, स्विमिंग करना, तैरना, जंपिंग, साइकिलिंग करना, ये सारी आपकी लंग्स के लिए बहुत अच्छी टाइप्स की एक्सरसाइज हैं। अवॉइड स्मोकिंग, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, इससे बहुत ज़्यादा लंग कैंसर फैलता चला जाता है। और एक और मैं आपको बताती चलूँ कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो तादाद है डेथ्स की वो लंग कैंसर की ही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है हमारी सोसाइटी में। और देखिए, हम एज़ अ सिटीज़न, जो न्यू जनरेशन के हम बच्चे हैं, हम जो लोग हैं, अब हमें चाहिए कि हम दूसरों को ऐसी चीज़ों से अवॉइड करवाएं जो चीज़ें उनके लिए हार्मफुल हैं। लाइक अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि हमें पता चल रहा है कि स्मोकिंग इंजूरियस है, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो हमें चाहिए कि हम अपना तो ख्याल रखें ही, हम इसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। साथ साथ जो दूसरे हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी अवॉइड करवाएं कि ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको ये नहीं भी करनी चाहिए। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स कंटेन सच केमिकल्स दैट आर गुड फॉर आवर लंग्स। जो ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक जो पत्ते होते हैं जिसमें आ जाती है आपकी पालक, आ जाती है साग, आ जाता है, इस तरह के जो ग्रीन कलर के होते हैं, बंद गोभी, गोभी, इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं वो आपके लंग्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिनमें कुछ केमिकल्स ऐसे मौजूद होते हैं जो कि आपके लंग्स को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता भी होनी चाहिए थी। As you all know that we have complete our today's lecture, Alhamdulillah, and now we are going to do our copy work on another site. कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, लेट मी शो यू, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लिखने कैसे हैं, ताकि आपको तरीक़ेकार आ जाए कि आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है।
Okay, this is your date of today, like July 4th, 2020. At the middle of the page, that is classwork, and at the large right corner of the page is Saturday, the day. Okay, after that topic and question answers, and your first question is in your note, आपके जो NPS की तरफ से आपको जो नोट्स दिए गए हैं उनमें ये मौजूद है, हाउ डज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है। When the cells in our body यूज़ ऑक्सीजन हमारे एंड फूड, जब हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन और फूड को लेते हैं, टू मेक यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, टू मेक एनर्जी, क्यों इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ क्रिएटेड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इट इज़ टेकन बाय आवर ब्लड बैक टू आवर लंग्स, इससे क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो हमारे ब्लड से पीछे पहुंचा देते हैं, और इससे हम एंड इज़ गॉट रेड ऑफ व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस बाहर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। बट आर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि छोटे छोटे एयर सैक्स बैग होते हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के आखिर में टाइनी सैक्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एल्वियोलाई, छोटे छोटे सैक्स बैग्स मौजूद होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, और इनको कवर अप किसने किया होता है, ब्लड कैपिलरीज ने। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाए। ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म बताएं, जो आज हमने पढ़ा है, जिसमें इनहेलिंग और एक्सेलिंग हमने पढ़ा था। ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हवा जो है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है और बाहर आती है। ब्रीथिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। वन इज़ इनहेलिंग व्हेन इंटरकोस्टल मसल्स पुल्स आवर रिब्स आउटवर्ड, जब इंटरकोस्टल मसल हमारे पसलियों को बाहर खींच लेते हैं, आउटवर्ड बाहर निकाल देती हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, तो डायफ्राम बहुत ज़्यादा सुकड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड एयर एंटर्स द लंग्स, तो हवा जो है वो हमारे लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती है। एक्सेलिंग व्हेन इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल रिलैक्स, द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, इट इज़ कॉल्ड एक्सेलिंग। दिस इज़ लाइक द 2 डेफिनेशंस दैट वी हैव रीड आउट, हमने जो पीछे रीडिंग में भी ये पढ़ी है। वन मोर थिंग, 7th क्लास, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन्स as you ending line, draw an ending line, and at the another way you are going to draw the line of the headings. हेडिंग्स की लाइंस लगाना मत भूला करें, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ पैटर्न दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS एंड यू हैव टू फॉलो दिस, आपको ये पैटर्न फॉलो करना होगा। ओके जी, दिस इज़ इट, वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज़ लेक्चर। वन मोर थिंग दैट वी हैव डन इज़ यू हैव टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। देखिए, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को याद भी करते चले जाएं, ताकि आपको किसी किस्म का भी एट द एंड मसला ना हो। Let me show you question on your notes. These are the notes that was given to you by NPS. Like here, this is the page. One question is question number 1. First तो question number 1 है, how does carbon dioxide produce in our body? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये वाला क्वेश्चन। सेकेंड इज़ बट आर एल्वियोलाई, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। एंड द थर्ड इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनको याद भी कर लेंगे और अच्छे तरीके से लिख भी लेंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और एंड 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 1, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ भी आ चुका होगा और आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।